नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की गई कड़ी निंदा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को किया खारिज। आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बताया साझा हितों और भविष्य की बुनियाद। कहा, निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद या आतंकियों का समर्थन किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए स्वीकार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोरदार ढंग से रखा ग्लोबल साउथ का पक्ष। कहा, वैश्विक संस्थाओं में मानवता के 2/3 हिस्से को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिले नीति निर्माण में जगह। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और अधिक प्रभावशाली बनाने पर दिया बल। भारत ने रचा इतिहास। बर्मिंघम में पहली बार टेस्ट किया फतह। इंग्लैंड को 336 रन से दी करारी शिकस्त। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 271 रन पर आउट। सीरीज 1-1 से बराबर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त तरीके से निंदा की गई है। इसमें कहा गया है कि हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये आपराधिक और अनुचित है, चाहे वो किसके द्वारा किया गया हो या उसका उद्देश्य कुछ भी हो, वो कब, कहां और किस लिए किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाह शामिल हैं, के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम पुनः जोर देते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप CTWG और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित हैं। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा व ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। साथ ही कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, सतत विकास, तकनीक तक पहुंच या बात सुरक्षा की हो या फिर संसाधनों के वितरण की, ग्लोबल साउथ के देशों ना तो प्राथमिकता इन देशों को मिली और ना ही प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री ने अप्रासंगिक होती वैश्विक संस्थाओं को लेकर कहा कि वैश्विक संघर्ष हो या फिर स्पेस की चुनौतियां या महामारी,
इन संस्थाओं के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में नए वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है जो कि समावेशी और बहुआयामी हो। वहीं नीति निर्धारण में ग्लोबल साउथ के देशों को प्राथमिकता मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के विस्तार पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इंडोनेशिया के जुड़ने का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी ही इच्छा शक्ति संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद सहित विश्व व्यापार संगठन में सुधार को लेकर दिखानी होगी। रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। संगठन में 11 सदस्य देश हैं। ब्राजील इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य फोकस शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस पर है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ओपनिंग रिमार्क में आतंकवाद, विशेष तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही है। आपको बता दें कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन संस्थापक सदस्य हैं। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश हैं और 12 पार्टनर कंट्री हैं। ब्रिक्स दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था और 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच रियो डी जेनेरो में मुलाकात हुई। इन दोनों विदेश मंत्रियों की 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और एससीओ पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम की श्रद्धांजलि से रविंद्रनाथ टैगोर की 1924 में अर्जेंटीना यात्रा और प्रधानमंत्री का गुरुदेव के प्रति सम्मान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खासकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले बंगाली लोगों के मन और हृदय को जरूर प्रभावित किया है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चोलाए चोलाए बाजवे जोएर मेरी पाएर बेगेई पोत केटे जाए कोरिश्ना हार दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। ये उद्गार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की महानता को बयां करते हैं। गुरुदेव ने न केवल भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक आत्मा को स्वरूप दिया, बल्कि उनकी रचनाओं ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। गुरुदेव ने हमेशा स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। वे हमारे गांव को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। गुरुदेव ने भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को रंग बिरंगी मालाओं में पिरोया, अलग अलग रंग के मानकों की शक्ति को समझा और रविंद्र संगीत में इस विविधता को समेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला की विधाओं के इतने मुरीद हैं कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था, गुरुदेव कहते थे कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फिर से चर्चा में आए। पीएम ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था
और इस देश के कई लोगों, विशेषकर विद्वानों और छात्रों के मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। Victoria Ocampo, who was a great admirer of Tagore, she was instrumental in making Tagore establish himself as a painter, as a modernist painter to the world. Now, this cultural bridge has been established in 1924, and with the Prime Minister visit to Argentina, this has re-established. We have Shankho Ghosh's very, very famous book, Ocampo Robindranath. Ketuki Kushari Dyson's Robindranath O Victoria Ocampo Shandhane, a beautiful book. So there is already a live thread of research on Tagore and Victoria Ocampo, and this totally and directly connects to the cultural exchange between the two countries. So I think this will actually provide further impetus to the research that might actually be going on. ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम ने विश्व भर में फैले बंगाली लोगों के मन और हृदय को प्रभावित किया है। सभी भारतीयों, विशेषकर बंगालियों को अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और भारत की सीमाओं से परे भारत की सभ्यता के विस्तार पर गर्व कराया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के कंधों पर आ गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था। हमने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं। बाकी वैकेंसी पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाहरी जिला भाजपा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय राजनीति में योगदान पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी के रूप में जो वट वृक्ष के रूप में आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आज का पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर, जिसे हम आज देखते हैं, भारत का हिस्सा नहीं होता। विधानसभा में उनके हस्तक्षेप के कारण ही हम पश्चिम बंगाल को अपने पास रख पाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था, जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में 7 से 9 जुलाई तक भाजपा का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में देश के कुछ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित रणनीतियां बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों से उनकी शिकायत सुनी। कई किसानों ने सोयाबीन बोया था, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। खेतों में कई बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो दोषियों को सजा दी जाएगी। कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की, लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है, तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के विजन के अनुरूप हमने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था, वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
9 जुलाई को ये एक नई ऊंचाई हासिल करेगा जब पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तब एक पेड़ मां के नाम अभियान को एक नई सफलता तक पहुंचाया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 210 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। मां के नाम जो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वह सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। 9 जुलाई को यह अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है, जब एक ही दिन में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का समापन आज दिल्ली के केशव कुंज में हुआ। ये बैठक 4 से 6 जुलाई तक दिल्ली के केशव कुंज में आयोजित की गई। बैठक के अंतिम दिन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पंजाब और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर संघ की चिंता, 2 अक्टूबर 2025 विजयादशमी पर संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और रूपरेखा पर चर्चा एवं युवाओं को संघ से जोड़ने की रणनीति सहित अन्य कई मुद्दों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दिए दिशा निर्देश। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीता है। वहीं रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण खेल कुछ देरी से शुरू हुआ। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। ओली पोप को आउट कर आकाशदीप ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक भी 23 रन बनाकर आकाशदीप का ही शिकार बने। लंच से ठीक पहले बेन स्टोक्स को 33 रन पर आउट कर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। क्रिस वोक्स 7 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। एक छोर संभालकर खेल रहे जेमी स्मिथ 88 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने और इसके साथ ही इंग्लैंड की मैच ड्रॉ कराने की उम्मीद समाप्त हो गई। इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शुभमन गिल ने इस मैच में बल्लेबाज के तौर पर तो इतिहास रचा ही, वहीं कप्तान के तौर पर भी बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीतने वाले वे पहले भारतीय कप्तान बन गए। इस सीरीज का पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा था। अब बर्मिंघम में भारत की जीत के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बर्मिंघम टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल और गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम एजबेस्टन ऑनर्स बोर्ड में जोड़ा गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों को मिलाकर कुल 430 रन बनाने में सफलता पाई थी। उन्होंने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन का योगदान दिया। वहीं पहली पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के शानदार 6 विकेट की मदद से भारत ने बर्मिंघम के किले को भेदने में सफलता पाई। भारत ने बर्मिंघम में पहली बार जीत हासिल की है।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारी अंतर के साथ शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही शुभमन गिल और भारत के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए। भारत ने क्रिकेट इतिहास में बर्मिंघम के एजबेस्टन में पहली बार इंग्लैंड को हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारत की इस जीत पर क्रिकेट प्रशंसक काफ़ी खुश हैं। फैंस ने भारतीय टीम और कप्तान शुभमन गिल को शुभकामनाएं देते हुए आगे के मुकाबलों में भी जीत की उम्मीद जताई है। इंग्लैंड पे पहली बार एजबेस्टन में हम जीते हैं और अर्शदीप और सिराज ने 5-5 विकेट लिए हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस एंड बैटिंग परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। बहुत ही अच्छी इनिंग शुभम गिल की, जिन्होंने पूरा मैच सेटअप करा, और उसके बाद आकाशदीप वंडरफुल बॉलिंग। और चाहे वेदर ने थोड़ा घबरा दिया, डरा दिया, बट उसके बावजूद हमने बिल्कुल मैच सही से पकड़ा और जीता। Well, I would say England must be having hard time today because this Shubman Gill's team is no different and they are here for win. I'm telling you, since they lost the match at Leeds, they wanted to prove themselves. Gautam Gambhir, as Gambhir, he was serious and he wanted to show the world this team is going to rock back. And that's what they did. And I'm telling you, Lords is going to be no different at all. Because Shubman Gill, this man, is going to be staying there, hitting centuries back to back, making history. I'm so happy, and it was my first cricket match, and I'm really happy India won. पर हमने विराट और रोहित को बहुत मिस किया। We missed Virat and Rohit. Akashdeep is super bowling, and it was not very difficult to get the 10 wickets. We waited, but India's really good. We came all the way from Manchester. It's really worth coming, and this is our first match. Really enjoyed watching it. Great atmosphere here. Really good. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।